गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक जो है फिज़िक्स में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का है, ऊष्मा और ऊष्मागतिकी का। ओके तो ऊष्मा और ऊष्मागतिकी के बारे में आप लोगों ने नॉर्मली पढ़ा होगा कि क्या होता है ऊष्मा, मतलब कि हम उसको इंग्लिश में हीट बोलते हैं। हीट मतलब कि जैसे कि कोई टेम्परेचर बढ़ा है तो उसमें से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है तो वो हम लोगों का हीट कहलाता है। बट इसको अगर मैं डेफिनेशन के फॉर्म में बोलूँ तो इसका डेफिनेशन थोड़ा सा अलग हो जाता है। जो हम कॉमन लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो थोड़ा अलग होता है। बट मैं जब आप लोगों को इसको धीरे धीरे समझाऊंगी तो एग्जाम्पल के थ्रू ये आप लोगों को कॉमन लैंग्वेज में ज़्यादा ईजिली समझ आएगा। तो सबसे फर्स्ट हीट क्या होता है, उसके बाद मैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताऊंगी। तो हीट या ऊष्मा, हीट क्या होता है? एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। एनर्जी का क्या होता है? एक्सचेंज होता है किसमें? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। मतलब सराउंडिंग आपका पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा एरिया और सिस्टम मतलब कि जैसे कोई बॉडी, आप कोई बॉडी को एग्जांपल ले लीजिए, किसी बॉडी और एटमॉस्फेयर के बीच में जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है वो कहलाता है आपका क्या? हीट या फिर ऊष्मा। या फिर इसको सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं हीट फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी को क्या करता है? ये ट्रांसफ़र करता है, मतलब कि एनर्जी किसी को ये देता है तो उसको हम हीट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको सिर्फ सिंपल सा एक चीज़ बोल रही हूँ। जैसे कि मैं कोई बॉडी हूँ और ये पूरा सराउंडिंग एरिया है। ठीक है, तो मेरे से जो मेरे में अगर कोई वर्क हो रहा है, ठीक है, तो मेरे में से जो ऊष्मा बाहर निकलेगी वो हीट कहलाएगी। और वो जो हीट है वो बाहर किस में जाएगा? सराउंडिंग एरिया एटमॉस्फेयर में आएगा। तो वहाँ पे वो जाके क्या हो जाएगा? उसको एक्सचेंज करेगा, अपना हीट उसको देगा, तो वो कहलाएगा आपका हीट। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। ये भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हीट जब वर्क के रूप में कार्य करता है या वर्क जब हीट के रूप में कार्य करता है तो उसमें से निकलने वाली ऊष्मा या हीट आपका क्या कहलाता है? थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। इंग्लिश में लिखा हुआ है थर्मोडायनेमिक्स इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। एनर्जी ट्रांसफ़र करने का एक सिस्टम है थर्मोडायनेमिक्स। अब इसको हम कैसे ले सकते हैं? देखिए, जैसे कि ये मैंने लिख दिया हीट, ये ऊष्मा है, ये आपका वर्क। कौन सा वर्क? यांत्रिक कार्य, ये इसको आप मैकेनिकल वर्क काउंट कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि एक सिंपल सा मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं दो बर्फ़ के टुकड़े हैं, उनको यहाँ पे मैंने एग्जांपल में दो बर्फ़ के टुकड़े बनाए हुए हैं। दो बर्फ़ के टुकड़ों को अगर मैं आपस में क्या करती हूँ? रगड़ती हूँ, दोनों के बीच में मैं घर्षण करती हूँ। घर्षण करने से, फ्रिक्शन करने से क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा कि वो दोनों क्या होने लगेंगे? पिघलने लगेंगे। क्लियर? तो जिस टाइम पे वो पिघलेगा उसमें से क्या रिलीज होगी? ऊष्मा। ऊष्मा उसमें से बाहर निकलेगी। कब निकलेगी? जब मैंने उस पर कार्य किया। क्लियर? दो बर्फ के टुकड़े मैंने लिए, दोनों को मैंने उस पर कार्य किया। क्या कार्य किया? यांत्रिक कार्य किया। उन दोनों को एक दूसरे से रगड़ा। रगड़ने के बाद उसमें से क्या निकली? ऊष्मा निकली। तो कार्य करने से क्या निकलती है? ऊष्मा। तो ये मेरा जो पूरा प्रोसेस है ये क्या कहलाएगा? मेरा हीट और थर्मोडायनेमिक्स का दोनों के बीच का रिलेशन। क्लियर है? अब वैसे ही मैं एक और एग्जांपल देती हूँ ऊष्मा से वर्क में चेंजेस के लिए। अभी मैंने बताया कि वर्क से हमने ऊष्मा को कैसे पाया। अब मैं बताऊंगी कि ऊष्मा से वर्क को कैसे हम ले सकते हैं। जैसे कि आपने गाड़ियों में डीजल डलवाया है, ठीक है, ईंधन डलवाते हैं, ईंधन डलाया, ठीक है। अब जब ईंधन जलेगा तो आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी, है ना। तो ईंधन जो है वो ऊष्मा है। ऊष्मा जब जलेगा, ठीक है, हीट जब होगा तो उसमें से जो ऊष्मा बाहर निकलेगी, मतलब सॉरी, ईंधन जब जलेगा तो उसमें से जो ऊष्मा बाहर निकलेगी, ठीक है, वो हीट जब बाहर निकलेगी तो आपका गाड़ी क्या करेगा? वर्क करेगा, चलने लगेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? जैसे ही ईंधन आपने डाला, ईंधन जब जला तो उसमें से हीट बाहर निकला और वो हीट ऊष्मा के रूप में कहाँ गया? गाड़ी में, जिससे वो क्या करने लगा? वर्क करने लगा, चलने लगा। तो यहाँ से क्या हुआ? हीट से आपका ऊष्मा या सॉरी हीट से आपका वर्क में यहाँ पे चेंजेस आ रहा है। समझ आया कि वर्क से हीट में और हीट से वर्क में हम किस तरीके से बॉडी को चेंज कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ को, दो बर्फ़ को एक दूसरे से रगड़ रहे हैं तो उसमें से जो ऊष्मा उत्पन्न होगी, सॉरी, जो हमने कार्य किया उससे ऊष्मा उत्पन्न होगी
और जब हम गाड़ियों में ईंधन डालेंगे तो ईंधन डालने से जब हीट आने लगेगी तो उससे जब कार्य आपकी मोटरसाइकिल चलने लगेगी तो यहाँ पे हीट से वर्क में या कार्य में भी आपका आएगा वर्क। क्लियर है? तो दोनों का आपको दोनों का रिलेशनशिप समझ आया। क्या हुआ, हीट वर्क में भी चेंजेस आ सकता है, वर्क में कार्य कर सकता है और वर्क आपका हीट के तौर पे कार्य कर सकता है। तो ये दोनों का रिलेशनशिप साथ में चलता रहता है। अगर हीट वर्क करेगा तो साथ में वर्क भी रहेगा और वर्क रहेगा तो हीट भी उसके साथ रहेगा। ये कहलाता है आपका थर्मोडायनेमिक्स का मेन प्रिंसिपल। क्लियर है? अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ब्लॉग बनाया हुआ है, इसमें मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई है, वो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। पहले क्या लिखा हुआ है, हीट गिवन टू सिस्टम पॉजिटिव, हम उसको धनात्मक काउंट करते हैं, उसको हम पॉजिटिव काउंट करते हैं। क्यों? अब जैसे कि मैंने एक आप लोगों को स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था कि जैसे कि मैं कोई बॉडी हूँ और ये पूरा सराउंडिंग एरिया है, तो यहाँ पे मेरा एनर्जी क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो सिंपल सा चीज़ है, आप वापस से अपने आप को सॉरी या मुझे एक सिस्टम काउंट करिए। मैं कोई सिस्टम हूँ, अगर हीट गिवन टू सिस्टम, अगर ऊष्मा सिस्टम को जैसे कि मैं सिस्टम हूँ, मुझ में अगर ऊष्मा आ रही है, मतलब मुझे कोई ऊष्मा दे रहा है, ठीक है, हीट कोई मुझे दे रहा है, तो मेरे पास हीट बढ़ेगा, मेरे पास ऊष्मा बढ़ेगी। समझ आ रहा है? मैं यहाँ पे कोई बॉडी, सिंपल सा कोई बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी में मैं ऊष्मा उसको दूंगी, ठीक है, मैं उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही हूँ, एनर्जी ट्रांसफ़र करूँगी तो उसके में एनर्जी बढ़ेगा, है ना। अगर वो सिंपल सा है, उसमें मैंने एनर्जी एक्स्ट्रा दिया, ऊष्मा दिया, तो उसकी एनर्जी तो बढ़ेगी ना, तो बढ़ेगी तो मैं उसको क्या काउंट करूँगी, पॉजिटिव, धनात्मक। फिर बोल रहा है हीट गिवन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम अपनी ऊर्जा, अपनी ऊष्मा किसी और को देता है, मैं अपना ऊष्मा या मैं अपनी एनर्जी किसी को देती हूँ तो मेरे में कमी आएगी, है ना। तो मेरे में कमी आएगी तो मैं उसको कैसे लूँगी, ऋणात्मक या फिर नेगेटिव साइन में। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे वही चीज़ है, हीट और थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, हीट जो होता है वो एनर्जी को एक्सचेंज करता है सिस्टम और सराउंडिंग में। तो एक्सचेंज करेगा तो कैसे एक्सचेंज करेगा, जैसे किसी ने सिस्टम को दिया तो सिस्टम बढ़ गया, पॉजिटिव में काउंट हुआ, सिस्टम से किसी ने एनर्जी ले लिया तो वो ऋणात्मक में काउंट होगा, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है, ये एक्सचेंज नहीं करता है। उसने अपने अंदर का जितना भी ऊष्मा था उसको किसी को दे दिया, देने के बाद उसमें जो कार्य हो रहा है वो कहलाता है थर्मोडायनेमिक्स। जैसे कि मैंने इसका एग्जांपल दिया, इसने अपने अंदर का जितना हीट था उसको उसने दे दिया तो मोटरसाइकिल चलने लगी, वर्क होने लगा। इसने बर्फ़ में वर्क किया, दोनों को रगड़ा, तो उसमें से जो ऊष्मा उत्पन्न हुई वो आपका क्या कहला गया, हीट में ट्रांसफ़र हो गया, तो वो क्या कहलाया आपका, थर्मोडायनेमिक्स। समझ आ रहा है ना वो चीज़, कि थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जाता है, एक्सचेंज नहीं करती, एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं करती, डायरेक्ट मैंने जो दे दिया वो उसको रखना पड़ेगा, उसके बाद वो उसमें क्या वर्क कर रहा है वो मेन इंपॉर्टेंट है। क्लियर? समझ आया ये चीज़, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हीट क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। ओके, लास्ट, हीट एनर्जी को एक्सचेंज करता है और थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। क्लियर है दोनों में? ओके, तो इसके बाद में आप लोगों को इसका मेन चीज़ जो है जिस पे न्यूमेरिकल हम लोगों का सॉल्व होता है वो मैं बता देती हूँ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ हीट, हम हीट का स्पेसिफिक कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, उसके थ्रू जो फॉर्मूला निकलता है वो कैसे निकलता है, वो सारा चीज़ आप लोगों को इसमें देखना है। तो स्पेसिफिक हीट मतलब कि एक ऐसा हीट जो है जो रिलीज़ हो रहा है बट कितने अमाउंट में हो रहा है और किस तरीके से उसका टेम्परेचर में चेंजेस आ रहा है, ये सारा चीज़ आप लोगों को इसमें बताऊंगी मैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है, इसमें हम लोगों को दो चीज़ें पढ़नी है। तो मैं पहले नॉर्मल चीज़ बता रही हूँ, उसके बाद जो हमको एक्चुअल में पढ़ना है वो चीज़ मैं बताऊँगी, क्योंकि विदाउट इसके मैं अगर उसको बताऊँगी तो आप लोगों को क्लियरली समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट जो है, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, अगर आयतन हमारा कांस्टेंट है तो उस केस में CV, ठीक है, CV मतलब कि क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा, कब, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तब के केस में
हीट जो है वो क्या होगा या उसका स्पेसिफिक हीट क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है Q अपॉन m इंटू डेल टी। ठीक है, Q क्या होता है वो तो मैं आप लोगों को फर्स्ट इससे पहले जो मैंने बताया था उसमें मैं बता चुकी हूँ कि Q जो होता है वो हीट होता है। ठीक है, हम उसको हीट से डिनोट करते थे, मैंने लिखा भी था बोर्ड में, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो हीट के नीचे में, कि हीट का जो सिंबल होता है, उष्मा का जो सिंबल होता है वो H होता है। ठीक है, उसका जो यूनिट हम लेते हैं वो हम लोगों का जो कॉमन यूनिट रहता है वो कैलोरी में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए CV कांस्टेंट वॉल्यूम जो है उसके लिए फॉर्मूला जो है Q हीट अपॉन M क्या होता है, M होता है यूनिट मास। क्लियर है। उसके बाद डेल टी मतलब कि क्या होगा, T मतलब तो पता हो गया कि टेम्परेचर हो गया, बट डेल टी क्या हो गया, डेल टी मतलब कि अगर टेम्परेचर में किसी प्रकार का वेरिएशन आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, तो उसको हम डेल टी से डिनोट करते हैं। तो इसमें लिखा है कांस्टेंट डिग्री एट टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बदलेगा वैसे वैसे इसका वैल्यू भी बदलते जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसीलिए टी नहीं लिखा गया वहाँ पे, डेल टी लिखा गया है, क्योंकि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे डेल टी का मान भी चेंज होते जाएगा। क्लियर है। सेकेंड, एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग तो हमने देख लिया कि कांस्टेंट अगर वॉल्यूम है तब उस केस में क्या होगा, प्रेशर भी हम लोगों को चाहिए था। CP CV के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th-12th में फिजिक्स क्लास में, विदाउट CP CV उनका रिलेशनशिप के बिना कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स का। तो CP क्या होता है, CP होता है कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, सेम फॉर्मूला Q हीट अपॉन M इंटू डेल टी, हीट अपॉन यूनिट मास इंटू कांस्टेंट डिग्री एट टेम्परेचर। क्लियर। अब यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद मेरे को मेन चीज़ पढ़ाना जो है वो है आप लोगों का मोलार में। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने ये सब तो कॉमन पढ़ा हुआ है, कॉमन तो हम पढ़ते हैं, बट जब हम लोग इसका सिग्निफाइड करते हैं या हम इसको जब न्यूमेरिकल बेस्ड पे पढ़ते हैं तो हम मोस्टली इसको मोलार में पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों का यूनिट उसी में रहता है। तो मोलार में क्या हो जाता है, पर मोलार SHC मतलब कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अगर पर मोलार स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट जो है उसका कांस्टेंट वॉल्यूम कितना होगा। अब एक चीज़ आप लोगों को मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ये CP और इस CP में डिफरेंस होता है। आप जो CP न्यूमेरिकल में पढ़ोगे वो ये वाला होता है, कैपिटल में रहता है, और ये जो रहता है ये स्मॉल में रहता है। ठीक है, इस वाले CV का वैल्यू हम कभी भी यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करेंगे तो सिर्फ किसका यूज़ करेंगे, मोलार का, जिसका कैपिटल में रहता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो मोलार का क्या रहता है, CV इज इक्वल टू Q अपॉन N इंटू डेल टी। जैसे कि मैंने इसमें बताया था सिंपल वाले में कि CV का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन M इंटू डेल टी। यहाँ पे मैंने क्या बताया, M इज इक्वल टू क्या होता है, यूनिट मास। तो ये क्या हो जाएगा, N है, मास तो नहीं काउंट कर सकते हैं इसको, तो ये रहेगा यूनिट मोल। याद रखिएगा, मोलार में जो N होता है वो होता है यूनिट मोल, पर यूनिट मोल भी लिख सकते हो आप इसको, पर यूनिट मोल। डेल टी वापस से वही चीज़, कांस्टेंट डिग्री एट टेम्परेचर। ठीक है, अब इसके बाद सेम चीज़ वॉल्यूम का पढ़ लिया, तो अब हमारा क्या बचा, प्रेशर बचा, CP। तो पर मोलार HHC मतलब कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CP इज इक्वल टू Q अपॉन N इंटू डेल टी, हीट अपॉन पर यूनिट मोल इंटू कांस्टेंट डिग्री एट टेम्परेचर। इसमें भी सेम चीज़ काम करेगा, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका डिग्री बढ़ते जाएगा टेम्परेचर का, वैसे वैसे उसके वैल्यू में भी चेंजेस आते जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे मैंने एक सिंपल से एक एग्जांपल लिया हुआ है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपके बुक्स में होगा, जितने भी गैस हैं, क्योंकि हम ऊष्मा पढ़ रहे हैं तो गैस से ही रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। तो गैस जो है उसके सारे जो वैल्यू होते हैं वो आप लोगों के पास बुक में होगा। मैं सिर्फ एक दो वैल्यू ही बस वहाँ से उठाऊंगी और मैं उसको सॉल्व करूँगी। बाकी अगर आपको उसमें सॉल्व करना है तो आप अपने बुक से उन गैस का वैल्यू निकालिए और उसको इस जैसे जैसे मैंने बताया उसमें पुट करिए, आपका वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। क्लियर है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, अगर O2 गैस है, O2 बोले तो ऑक्सीजन, ओके, तो अगर O2 ऑक्सीजन गैस है, अमाउंट है आपका 2, तो उस केस में हमारा CV मतलब कि
मोलार कांस्टेंट, सॉरी, पर मोलार स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का वैल्यू क्या होगा, या फिर सिंपल फॉर्म में आप इसको बोल सकते हो कि स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, ये जो है ये आपका किसका वैल्यू है, कॉमन जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं स्मॉल वाला, स्मॉल सी वी इज इक्वल टू, अब ये जो x है मैंने इसी तरीके से एज्यूम वैल्यू का लिया कि सी वी इज इक्वल टू क्या होगा, x होगा। मैंने बस अभी इसको लिया हुआ है, माना की वाला जो चलता है ना, माना कि हमने x का मान लिया, एज्यूम किया, लेट द एज्यूम द वैल्यू ऑफ x। इसी तरीके से आप कोई भी एक वैल्यू को एज्यूम कर सकते हो, तो हम नॉर्मली x को ही लेते हैं। ठीक है, तो स्मॉल सी वी इज इक्वल टू क्या हुआ, स्मॉल x हमने ले लिया। अब यहाँ पे देखिए जो O2 है, गैस जो है O2 ऑक्सीजन, उसका जो CV का मान होता है, मतलब कि ये जो है CV, इसको हम गैस के रूप में लेते हैं। एक चीज़ इसमें मैं बता देती हूँ, उसके बाद ये चीज़ आपको क्लियर समझ आएगा कि जब हम CV का मान निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं, तो हमको क्या चाहिए रहता है, टेम्परेचर। मैंने बोला टेम्परेचर चेंज होता है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कितना लिया, 1 ग्राम गैस लिया। ठीक है, अब उसमें मैंने कितना टेम्परेचर लगाया, सॉरी 1 ग्राम गैस लिया, उसमें मैंने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या किया, लगाया। लगाने से क्या होगा, 1 डिग्री टेम्परेचर लगाए 1 ग्राम गैस पे, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका CV का मान कितना आएगा, Q। क्लियर है। सेम वैसे ही इसमें भी होता है, जब अगर मैं 1 ग्राम गैस ले रही हूँ तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैं अगर इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करती हूँ, तापमान देती हूँ, तो इसका मान क्या हो जाएगा, CP इज इक्वल टू Q। तो इन दोनों का वैल्यू आ गया। क्लियर है यहाँ तक। सेम वैसे ही इसमें किया गया है कि जब मैं इसमें 1 ग्राम, मैंने एज्यूम किया कि अगर मैं ऑक्सीजन के लिए 1 ग्राम वैल्यू ले रही हूँ, 1 ग्राम गैस ले रही हूँ, राइज टेम्परेचर बाय द 1 डिग्री सेंटीग्रेड अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अगर मैं उसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड जितना मेरे को चाहिए उतना हीट रिक्वायर्ड है, उतना हीट मेरे को चाहिए, और मैं उसमें उसको प्रोवाइड कर रही हूँ, 1 ग्राम गैस में मैंने अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उसको प्रोवाइड किया, तो CV का मान क्या हो जाएगा, CV का मान हो जाएगा ऑक्सीजन के लिए, याद रखिएगा, सिर्फ मैं ऑक्सीजन गैस का बता रही हूँ ना, अदर गैस का नहीं बता रही हूँ, तो ये हो जाएगा 1 मोल इज इक्वल टू 32 ग्राम फॉर ऑक्सीजन, ओनली ऑक्सीजन। याद रखिएगा कि 1 मोल इज इक्वल टू 32 ग्राम होता है ऑक्सीजन का मान। क्लियर है। तो यहाँ पे मेरे को पता चल गया कि ऑक्सीजन का मान कितना होगा, 1 मोल के लिए 32 ग्राम, तो मैंने यहाँ पे 32 लिख दिया। अब ये x की जगह मैंने CV को यहाँ पे पुट कर दिया, या मैं x पुट कर सकती हूँ, मेरे ऊपर है, या तो मैं CV को, क्योंकि मैंने CV को x भी माना है, तो मैं यहाँ पे x भी पुट कर सकती हूँ, या मैं CV भी पुट कर सकती हूँ। तो इस तरीके से आपको कैपिटल CV मतलब मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट वॉल्यूम का मान मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद इसमें ये 2 चीज़ें हैं, ये जो रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे पूछा जाता है कि जो आपका मोलार में है स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एट वॉल्यूम एट प्रेशर, इन दोनों के लिए हम इस तरीके से भी वैल्यू यूज़ करते हैं, और ये दोनों जो होते हैं वो इन दोनों के इक्वल होता है। CV इज इक्वल टू MCV, स्मॉल का ये दोनों, और कैपिटल CP इज इक्वल टू MCP। तो ये जो है ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछता है, तो इसको खास तौर पे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद एक सिंपल सा मैं आपको न्यूमेरिकल दे रही हूँ। ये जो न्यूमेरिकल है ये आपके पेपर में आता रहता है, इस टाइप के आते हैं, सेम नहीं बोलूँगी, बस आते हैं, हो सकता है सेम आ भी जाए। सिर्फ मैं एक गैस ले रही हूँ, उस पर आप लोग अपने हिसाब से कोई भी गैस यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ये है मेरा क्वेश्चन फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस मैंने लिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ CP माइनस CV इज इक्वल टू, मतलब कि नाइट्रोजन गैस दिया हुआ है, मेरे को उसकी CP और CV का मान निकालना है, तो वो मैं कैसे निकालूंगी। बहुत सिंपल है निकालना, मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसके लिए मेरे को ऑप्शनल दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है। A इज इक्वल टू 14R, B इज इक्वल टू R/14, C इज इक्वल टू 28R और D इज इक्वल टू R/28। इन चारों में से मेरे को कोई एक वैल्यू निकालना है, तो वो मैं कैसे निकालूंगी। तो क्या करना है आप लोगों को, कुछ खास मेहनत नहीं है। एक रिलेशन होता है CP और CV का, वो रिलेशनशिप होता है CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ठीक है,
ये एक मान है जो आप लोगों को फॉर्मूले में पढ़ना रहता है, जो आप लोगों ने पढ़ के भी आए होंगे, Cp माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ठीक है, अब Cp का मान क्या है, mCp, Cv का मान क्या है, mCv इज इक्वल टू आर। क्लियर। अब नाइट्रोजन के लिए जो मोल रहता है, जैसे कि इसमें निकाला ना हम लोगों ने ऑक्सीजन का कि 1 मोल इज इक्वल टू 32 ग्राम होता है, किसका, ऑक्सीजन का। वैसे ही नाइट्रोजन का 1 मोल इज इक्वल टू 28 ग्राम होता है, किसका, नाइट्रोजन के लिए। तो मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन का वैल्यू ले लिया 28। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है, ये था मेरा mCp, तो मैंने इसकी जगह ले लिया 28 Cp माइनस 28 Cv इज इक्वल टू आर। अब मेरा इन दोनों में देखिए, सिर्फ Cp और Cv, इन दोनों में मेरा 28 क्या है, कॉमन फैक्टर है, तो कॉमन वैल्यू को मैं क्या कर सकती हूँ, निकाल सकती हूँ, अलग कांस्टेंट ले सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 28 को कांस्टेंट ले लिया, अलग से इसको निकालिए, सेपरेट कर लिया, सेपरेट बोलते हैं हम, सेपरेट कर लिया। अगर हमारे पास कॉमन फैक्टर है तो हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो 28 है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। क्लियर। अब कुछ नहीं करना आपको, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। अब ये क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है, गुणा के में रूप में है, गुणा है तो ये इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड फॉर्म, भाग में चला जाएगा। तो इसको कर लीजिए r/28, आपका वैल्यू आ गया। क्लियर है। तो इसी टाइप से आप बहुत सारे जितने भी गैस है उन सब गैस को आप ले सकते हो। हीलियम हो गया आपका, सोडियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, O2 हो गया, CO2 हो गया, H2 हो गया। आप इन तरीके से सारे गैसेस को लीजिए, इसमें वैल्यू पुट करिए, आपको जो गैस का आपके बुक में होगा टेबल, वहाँ से वैल्यू उठाइए, इसमें पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा ट्रिक है, बस आपको इसमें पुट करना है। ओके। तो इसके बाद मैं कुछ आप लोगों को इम्पॉर्टेंट रिलेशन बताऊंगी, उसके बाद मैं इसमें आप लोगों को एक न्यूमेरिकल बताऊंगी, और वो एक न्यूमेरिकल जो है वो आप लोगों के ऑल ओवर न्यूमेरिकल के बराबर है, क्योंकि मैं इसमें सारे को एक साथ बताऊंगी, आप उसमें कोई भी वैल्यू पुट करके सिंगल निकाल सकते हो। और ये जितना मैं बताने वाली हूँ ये सारे आपके क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट रिलेशनशिप जो है, मैंने इससे पहले जो न्यूमेरिकल बताया था नाइट्रोजन का केस, उसमें मैंने ये वाला बता दिया था, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो ये रिलेशन तो मैंने आपको बता दिया, और इससे न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व करते हैं ये भी मैंने बता दिया आप लोगों को। अब इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस करने वाली हूँ, एक सिंपल सा इसका डिराइव कर रही हूँ, तो वो देखिएगा। तो Cv इज इक्वल टू क्या होता है, F/2 इंटू आर होता है। ये भी वैल्यू है, ये आप लोगों को बुक्स में मिल जाएगा। तो Cv जो है हम लोगों का जो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एट वॉल्यूम के लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए जो फॉर्मूला है, Cv इज इक्वल टू वो क्या होता है, F/2 इंटू आर। मैंने इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसको मेरे को सॉल्व करना है अभी पूरा। ठीक है, फिर सेम वैसे ही स्पेसिफिक कांस्टेंट हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसके लिए क्या हो जाएगा, R+Cv, इसको मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब इसमें मैंने क्या किया, देखिए Cv का वैल्यू क्या है, F/2 इंटू आर। ठीक है, Cp का वैल्यू क्या है, R+Cv। तो यहाँ पे जो Cv है इसमें मैं इसका वैल्यू पुट कर सकती हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। तो मैंने यहाँ पे वही किया, पुट द वैल्यू ऑफ Cv इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में मैंने Cv का वैल्यू जो है, फर्स्ट इक्वेशन है, पुट कर लिया। तो Cp का वैल्यू क्या हो गया, R प्लस यहाँ पे क्या किया, R प्लस ये क्या था, Cv। तो Cv की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, F/2 इंटू आर। तो ये मेरा निकल गया Cp इज इक्वल टू R प्लस F/2 इंटू आर। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद क्या किया, वही चीज़ सेम, यहाँ पे क्या है, सेम फैक्टर है, समान वैल्यू 2 है, तो मैं उसमें से क्या करूँगी, दोनों वैल्यू को एक जगह सेपरेट कर लूँगी। तो सेपरेट करने पे क्या हुआ, F/2 प्लस 1 इंटू आर। कैसे किया ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ये क्या था, R प्लस F/2 इंटू आर। इस R को और इस R को मैं यहाँ से हटाऊंगी, तो ये तो मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे प्लस है तो ये भी क्या बचेगा 1 प्लस F/2 इंटू 1। तो इस 1 को अगर मैं नेग्लेक्ट भी करूँगी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बचा क्या यहाँ पे, 1 प्लस F/2, और यहाँ से दोनों को मैंने नेग्लेक्ट किया तो मेरा R इधर आ गया। समझ आई ये चीज़। ओके, अब यहाँ पे देखिए वही चीज़ मैंने किया। तो Cp का वैल्यू मेरा क्या हो गया, F/2 प्लस 1 इंटू आर।
अब ये आर एफ क्या है ये सोच रहे हो कि इतने देर से एफ मैम बता रही, बट एफ है क्या? एफ होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में जब आप मूवमेंट हो गया, जॉइंट्स, मेंबर, इन सब के बारे में पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी। अभी उतना आप लोगों को ये चीज़ बताने में बहुत सारा डिराइव करना पड़ेगा, तो आप लोग बस ये याद रखिए एफ इज इक्वल टू होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब इसके लिए 3 वैल्यू है जो आप लोगों के पास बुक्स में भी होंगे, मैं एक बार वापस से समझा दे रही हूँ। 3 गैस होते हैं अलग अलग टाइप के। अब ये गैस को उन लोगों ने अलग अलग कैसे वो किया है, चेंज किया है, तो वो देख लीजिए। सबसे फर्स्ट जो है मोनो एटॉमिक गैस, सेकंड है डाई एटॉमिक गैस एंड थर्ड है पॉली एटॉमिक गैस। ठीक है, ये जो है मोनो एटॉमिक गैस क्या होता है? जो सिंगल गैस होता है जिसके साथ कोई और गैस ऐड नहीं होता, या जिसमें उसका जो गैस का अमाउंट है वो सिंगल रहता है। ठीक है, उसमें आपका और कोई अदर उसमें ऐड नहीं रहता, ऐड ऑन नहीं रहता, तो आपका मोनो एटॉमिक गैस में काउंट होगा। जैसे कि यहाँ पे आ गया हीलियम हो गया, नियॉन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 गैस है और इसका जो रहता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, किसका? मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है F इज इक्वल टू 3। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। सेकेंड डाई एटॉमिक गैस। डाई एटॉमिक गैस मतलब कि जिसमें 2 का मल्टीप्लीकेशन रहेगा या 2 उसमें ऐड ऑन रहेगा, तो ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। अब इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना रहेगा? 5 रहेगा। वैसे ही लास्ट है आपका पॉली एटॉमिक गैस, इसमें आपका क्या रहेगा? 3 के साथ मल्टीप्लाई रहेगा, तो ये 3 में तो आपका O3 आता है, ओजोन, तो इसका क्या रहेगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम 6। अब इसके बाद एक और चीज़ है लास्ट में, ये होता है फॉर्मूला होता है गामा का, और गामा क्या हो जाता है? Cp/Cv, और इसी के बेस्ड पे आप लोग के पास न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल में कुछ नहीं आएगा, आपको बस क्या दे दिया जा रहेगा, बोला जाएगा या तो इन तीनों में से कोई एक गैस है तो आप Cp और Cv का वैल्यू निकालिए। अब जैसे मेरे को बोल देता है कि मोनो एटॉमिक गैस है, ठीक है, तो मैं सारी गैस का एक एक न्यूमेरिकल आपको बना के देख रही हूँ, आप बना रही हूँ, आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट बोल रहा है कि अगर क्या गैस है? मोनो एटॉमिक गैस है, तो मोनो एटॉमिक गैस का आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? F इज इक्वल टू 3 है। क्लियर? तो CV क्या हो जाएगा? CV इज इक्वल टू F/2 इंटू R, तो ये हो जाएगा CV इज इक्वल टू 3/2। 3 F की वैल्यू है किसके लिए? मोनो एटॉमिक के लिए, तो 3/2 इंटू R। क्लियर यहाँ तक CV का वैल्यू? अब मेरे को CP निकालना है। अब CP में ये सोच रहे हो कि मैंने 2 फॉर्मूला क्यों पुट किया है, तो सबसे फर्स्ट वाला जो है वो यहाँ पे देख लीजिए, CP का मैंने जो डिराइव किया हुआ है F/2 + 1 इंटू R। ठीक है, आप इसमें भी रख के पुट कर सकते हो, और सेकंड लिखा है CV + R, तो इसका टोटल वैल्यू क्या है? CV और R, तो इसीलिए मैंने इसको भी पुट कर दिया है। ठीक है, तो आप इसमें भी करो या इसमें भी करो, सेम ही आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि मैंने CP में 3/2 है + 1R, तो ये हो जाएगा 3/2 + 1 इंटू R। तो ये जब मैं इसको पूरा सॉल्व करूँगी तो क्या हो जाएगा? 3 + 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू R, तो ये क्या हो जाएगा? 5/2 इंटू R। समझ आया? अब लास्ट में मेरे को क्या करना है? गामा का वैल्यू निकालना है, Cp/Cv। तो Cp का वैल्यू क्या है? 5/2 इंटू R डिवाइडेड बाई Cv का वैल्यू क्या है? 3/2 इंटू R। R कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, है ना, कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 5/3, और इसको जब पूरा आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1.66। आप लोग इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, जैसे कि ये 5 3 भाग दे रही हूँ मैं इसको, तो 3 एकम 3, 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ से आ गया 2, यहाँ से पॉइंट क्या हो जाएगा? 18, ये फिर से 2, वैसे ही ये जाते जाएगा। तो इसको आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। समझ आया? अब इसके बाद मोनो एटॉमिक का तो हो गया। मोनो एटॉमिक में इन तीनों में से कोई भी गैस अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपको बस यही करना है उसको निकालने के लिए। अब सेकंड आता है आपका क्या? डाई एटॉमिक। अब डाई एटॉमिक में से कोई भी आपके पास अगर वैल्यू आता है, डाई एटॉमिक
या सिंपल सा चीज़ बोल देता है, अगर ये तीनों गैस का वैल्यू भी नहीं दे रहा, बोल रहा है डाई एटॉमिक गैस है, सॉल्व करिए, Cp और Cv का वैल्यू निकालिए, गामा का वैल्यू निकालिए। तो आपको क्या करना है, डाई एटॉमिक गैस का वैल्यू कितना होता है 5, क्लियर है। तो यहाँ पे भी वही करना है, 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर, ठीक है। अब Cp निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2, जो मैंने यहाँ पे किया, प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 7 बाई 2 इंटू आर। अब इसको वापस से गामा में सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 बाई 2 इंटू आर डिवाइडेड बाई Cv का वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर, कैंसल आउट हुआ, बचा क्या 7 बाई 2। इसको सॉल्व करोगे तो 1.4 आएगा। सॉल्व करके आप लोग देख सकते हो। थर्ड है आपका पॉली एटॉमिक गैस, लास्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉली एटॉमिक में 6 है इसका वैल्यू, देख लीजिए, तो 6 बाई 2 इंटू आर, ये हो जाएगा 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर। ये मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ ना, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको डिराइव कर चुकी हूँ इसलिए। तो ये क्या हो जाएगा 8 बाई 2 इंटू आर, ठीक है। अब 8 बाई 2 इंटू आर डिवाइडेड बाई 6 बाई 2 इंटू आर, आर कैंसल, 2 कैंसल, बचा कितना, इसको यहाँ पे भी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इतना लंबा बनाने से अच्छा 3r हो गया। ये क्या हो गया 8 बाई 4 मतलब 4, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.333। ये इस तरीके से आपके तीनों गैस का वैल्यू आ गया। इस पूरे टॉपिक से आपका जो हीट है और थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा और ऊष्मागतिकी से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इतने ही क्वेश्चन आएंगे जितना मैंने इस पूरे आपको लेक्चर में समझाया है, उससे अलग एक भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो आप इस पूरे लेक्चर को और इसमें जितना चीज़ मैंने बताया उसको अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, तो आप लोगों को ईजी पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोगों को एक लास्ट क्वेश्चन और आता है इस टॉपिक से, वो मैं बता देती हूँ कि जो गामा का वैल्यू है वो किस तरीके से, किससे बड़ा किससे छोटा रहता है। तो वो अगर पूछता है तो इसके लिए आपके पास सिंपल है, यहाँ पे देख लीजिए, मोनो एटॉमिक का वैल्यू कितना आया 1.66, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आया 1.4, इससे छोटा है तो लेस देन 1.4, ठीक है। अब पॉली एटॉमिक का वैल्यू कितना है 1.33, वो 1.4 से छोटा है, लेस देन 1.333। तो इसका जब हम लोग वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मोनो एटॉमिक है तो गामा m इज ग्रेटर देन गामा d इज ग्रेटर देन गामा p। ये इस तरीके से आपको लिखना रहेगा। और अगर आपको क्वेश्चन पूछ देता है कि किसका वैल्यू किससे बड़ा है, या इस टाइप से आपको अगर सीरीज वाइज पूछ देता है, तो आप क्या करिएगा, आपको वैल्यू अगर याद हो सकती है तो अच्छी बात, नहीं हो सकती तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, और नहीं भी है तो सिंपल सा आप इस चीज़ को याद कर लीजिए, आपको सारा चीज़ याद हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।